हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके पहले भैया हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के मैं पढ़ा चुका हूं आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन वही है। ठीक है, द्वितीयक उत्सर्जन है, क्षेत्र उत्सर्जन है, तपायनिक उत्सर्जन है। ठीक है, तो जाकर के पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। और नहीं किए होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हर्ट्ज ने जो है सर्वप्रथम इसकी खोज की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। तो क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? ये देखिए, पहले समझ लीजिए कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है उसको देख लीजिए। तो जब किसी धातु के सतह को गर्म किया जाता है, तो जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, कार्यफलन क्या है भाई? कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जितना ऊर्जा देने पर ऊर्जा चाहे कोई भी माध्यम से दो, विकिरण के माध्यम से दो, ताप के माध्यम से दो, बैटरी के माध्यम से दो, वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको देने पर किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन जो है धातु के सतह को छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन अपने धातु के सतह को छोड़ देता है, तो वह ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ती है तो उस पर स्थित धातु के इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वे धातु के सतह को छोड़ देते हैं और गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण या गति के कारण विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस विद्युत धारा को ही हम लोग प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के कारण ये जो धारा है वह प्रवाहित होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आपका सोडियम, सीजियम में कल बताया था आपको, इसका जो कार्यफलन ऊर्जा होती है वो होती 2.14, है ना। सोडियम है भैया, सोडियम को होता है 2.30, पोटेशियम है 2.75, ठीक है। कॉपर है हमारा 4.65। तो इनका जो है कार्यफलन ऊर्जा बहुत कम होता है। तो कार्यफलन ऊर्जा कम होने के कारण ये क्या करते हैं? अति शीघ्र इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि इनकी कार्यफलन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस जो है 19। तो इनका कार्यफलन ऊर्जा बहुत कम होने के कारण इनसे जो है शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना नहीं जाता है, ऐसा है कि सीजियम, पोटेशियम, सोडियम इनका थोड़ा ज्यादा है कॉपर का, है ना। कॉपर का थोड़ा ज्यादा भी है। सीजियम, सोडियम, पोटेशियम का देखिए बहुत कम है। तो ये ऐसे धातु हैं जो सामान्य ताप, मतलब ये हमारे जो सूर्य से आने वाली ताप पर भी इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सामान्य प्रकाश से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है इनसे, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम से। समझ में आ रहा है? इनका कार्यफलन ऊर्जा क्योंकि बहुत कम है, इसलिए। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, इनके कारण जो धारा देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो है प्रयोग देखेंगे, ठीक है जी। तो इसको पहले थोड़ा देख लीजिए। तो इनका कार्यफलन ऊर्जा बहुत कम होने के कारण इससे शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है, और जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। प्रवाहित होने लगता है, और उस धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो निकलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका उपयोग किसमें किया जाता है भैया? इसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में किया जाता है। समझ में आ रहा है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सोलर सेल वगैरह देखे, सोलर पैनल, वो इसी पे वर्क करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं।
देखते हैं क्या चीज, हॉलबॉक्स लिनार्ड का प्रयोग, क्या था इनका प्रयोग, देखते हैं डियर। इधर देखिएगा, ठीक है, आप लिखना चाहें लिख लेंगे ध्यान से सुन करके। मैं बना रहा हूं, छोटा सा चित्र है, बढ़िया प्रैक्टिकल रहा, एकदम सामान्य है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वार्ट्ज का निर्वात नलिका होती है टी, क्या होती है, क्वार्ट्ज की निर्वात नलिका होती है टी। एक क्वार्ट्ज की निर्वात नलिका टी होती है जिस पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ए और सी। ए एनोड की तरह तथा सी कैथोड की तरह कार्य करता है। ए और सी का संबंध एक बैटरी और एक धारामापी के सहायता से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। बैटरी के ऋण सिरे से सी को एवं धन सिरे से एनोड को जोड़ दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस कारण वो जो है एनोड और कैथोड की भांति अजब वर्क करने लगते हैं। ओके, इस प्रकार चलिए देखते हैं हम इसकी कार्यविधि क्या है भैया। तो कार्यविधि कुछ ऐसा है, ये तो हो गया इसका करण वर्णन, ठीक है। कार्यविधि क्या है, कार्यविधि जब कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, जब कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। यहां आपको क्या प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। जब कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है, और जैसे ही पराबैंगनी किरणों को हटा लिया जाता है अर्थात बंद कर दिया जाता है तो धारा जो है विक्षेप जो है क्या हो जाता है, प्राप्त नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार जब पराबैंगनी किरणें डाली जाती है कैथोड पर तो इसमें हमको विक्षेप प्राप्त होने लगता है अर्थात धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि क्यों ऐसा हो रहा है। व्याख्या देखिए क्या है, व्याख्या कुछ ऐसा है कि जब कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो वह प्रकाशिक ऊर्जा उस धातु के सतह पर पड़ता है, जिसके कारण वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एनोड की ओर चलने लगता है। क्योंकि एनोड धनात्मक विभव पर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, कैथोड की ओर, एनोड की ओर चलने लगते हैं। यहां से निकल करके एनोड जो है कहां चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगते हैं, कैथोड एनोड की ओर चलने लगते हैं। और जैसे ही एनोड पर पहुंचते हैं तो इसका जो है परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। निर्वात नलिका कल मैं पढ़ाया था ना भाई, किसने, विलियम क्रुक्स ने इसका जो है प्रयोग किया था। विलियम क्रुक्स ने, ये कैथोड किरणें कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और लगातार इतना फास्ट मूव करता है ये कि ये जो है ना एक किरण के समान दिखाई देता है हमको, तो इसको कैथोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं इनको। ठीक है, विलियम क्रुक्स के अनुसार कैथोड किरण कहते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पूरा एक परिपथ की तरह बन जाता है, ये परिपथ की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण इसमें परिपथ पूर्ण होने के कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। दैट्स क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। ये है, और जैसे ही हम लोग यहाँ प्रकाश, क्योंकि प्रकाशिक ऊर्जा क्या कर रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे रहा है और उनका कार्यफलन कम है, इसलिए वे जो है यहाँ से मुक्त हो रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से निकल रहे हैं तो नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, इधर जा रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये धनात्मक विभव पर है और ऋणात्मक विभव पर है। तो धनात्मक विभव होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते हैं। समझ में आ रहा है, और इतना फास्ट मूव करने लगते हैं, चलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, चलने लगते हैं, इधर से फिर आकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है संतुष्ट होने लगते हैं धनात्मक सिरे पर, और पुनः यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है चलता रहता है और परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात हम यहाँ चाहे तो एक बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जो है क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है जी, जलने लगेगा। आप बोलोगे कि सर बैटरी की सहायता से जल रहा है, बैटरी की सहायता से, तो बंद कर दो ना पराबैंगनी किरणों को आने के लिए, बंद कर दो, फिर देखते हैं कैसे जलता है।
वो बैटरी के कारण नहीं चल रहा भैया, बैटरी, अरे भैया मैं ये देखो, आप सिर्फ इस चीज को समझिए, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए, चलो वेरी गुड सर, बैटरी लगा दिए, यहाँ पे कुंजी है के, ठीक है, कुंजी है के, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब मेरे भाई सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, जब तक इस कुंजी को नहीं दबाऊंगा तो परिपथ तो पूर्ण होगा ही नहीं, तो ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। इस बल्ब को जलने के लिए क्या होना चाहिए? परिपथ पूर्ण होना चाहिए, तो इसको मुझे दबाना पड़ेगा, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ कार्य कौन कर रहा है? प्रकाश आ रहा है तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तब जाके परिपथ पूर्ण हो रहा है। अगर प्रकाश नहीं आएगा तो परिपथ पूर्ण ही नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अभी तो बैटरी की हो सकता है, इसके बाद बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हॉलबॉक्स और लिनार्ड का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा? जलने लगेगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत जरूरी है, करने वाले कारक। ध्यान रखेंगे ना, एक हम लोग आईएमपी टॉपिक ये भी पढ़ेंगे, नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो है नियम पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी तरंग का जो है सीमा पढ़ेंगे, प्रकाश के इस द्रव्य के जो है तरंग प्रकृति की सीमा पढ़ेंगे, प्रकाश के तरंग प्रकृति की सीमा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? वो महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा देखिएगा, क्या है ये भी आते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना। प्रभावित करने वाले कारक कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है आपतित होने वाले विकिरण की, आप लोग लिख लीजिएगा, आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है, तीव्रता का प्रभाव। तो तीव्रता का प्रभाव कैसे पड़ता है, ये देखिए, तीव्रता का प्रभाव कैसे पड़ता है डियर, इधर देखिएगा, तीव्रता, और यह है प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा। अब इतना ही से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या तो देख लीजिए। तीव्रता का प्रभाव कैसे होता है? जब किसी कैथोड पर एक निश्चित आवृत्ति की, तीव्रता नहीं, आवृत्ति की प्रकाश विकिरण आपतित होती है, तो उसके सतह पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसके कारण वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है डियर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मीन्स दैट संख्या जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो तीव्रता को बढ़ाने पर क्या होगा? इंटेंसिटी को बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप हमारा क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा का भी मान बढ़ जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा थ्योरी लिख देना है, उसके बाद ये जरूर लिखना है कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। बस मेरे भाई इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये याद भी रखना है आपको। चलिए देखते हैं इसकी विभव पर कैसे निर्भर करती है। विभव पर निर्भरता या प्रभाव, मतलब विभव का प्रभाव या निर्भरता, विभव पर निर्भरता या विभव का प्रभाव कैसे इफेक्ट होता है वो देखेंगे, इस वाले विभव का इफेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या होता है जैसे जैसे एक मैंने यहाँ पे भी आपको फ्लो चार्ट बनाना ही है, चलिए मैं बना देता हूं, ठीक है। मान लो ये है हमारा विभव V वोल्टेज, ठीक है, और यह है
प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, ध्यान रखिएगा इधर क्या है, प्रकाश वैद्युत धारा है और इधर हमारा क्या है, विभव है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा क्या चीज मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से विभव को ले रहा हूँ, यहाँ विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, माइनस वी, ठीक है जी, यहाँ पे हमारा v जीरो कर देता हूं और इधर हमारा हो जाएगा धनात्मक, ओके, धनात्मक। आप ऐसा लिख सकते हैं, चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या है, कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे 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 विभव को बढ़ाया जाता है, एनोड के विभव को बढ़ाया जाता है, वैसे 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 प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होने लगती है। किंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब एनोड के विभव को बढ़ाने पर भी धारा, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है, कोई वृद्धि नहीं होती। इस अधिकतम विभव के इस अधिकतम मान को हम लोग बोलते हैं संतृप्त धारा, के इस अधिकतम मान को बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। विभव नहीं, धारा के अधिकतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। जैसे जैसे बैटरी में एनोड के विभव को बढ़ाया जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अधिकतम हो जाता है, उसके पश्चात विभव को बढ़ाने पर, एनोड के विभव को बढ़ाने पर धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। इस धारा को हम लोग बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं डियर, संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। ये लीजिए, तो ये वाली जो पॉइंट है वो हो जाएगी हमारी, क्या चीज हो जाएगा आपका, ये वाला जो विभव है, ठीक है, इस विभव पर यहाँ पर हमारा जो संतृप्त धारा प्राप्त होगा। इसके पश्चात जो है बढ़ना बंद हो गया, ठीक है, इसके पश्चात बढ़ना बंद हो गया, इतना, ठीक है, यहां तक बढ़ा, पहले विभव को बढ़ाते गए, अरे भैया इधर बढ़े जाएंगे तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा विभव, ऋणात्मक से जीरो, जीरो से धनात्मक, तो जैसे जैसे हम इधर विभव को बढ़ा रहे हैं, एनोड के विभव को, ठीक है, आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एनोड का विभव, एनोड का विभव, ठीक है, तो एनोड के विभव को बढ़ाने पर क्या हो रहा है, धारा के मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, किंतु इतना जब हम बढ़ा देते हैं विभव का मान कि एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, तो उस मान को ही, धारा की उसी स्पेशल वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं, ठीक है। एक और चीज आता है डियर स्टूडेंट, सुनिए क्या चीज आता है, एक चीज और है, क्या चीज भैया, विभव का वह मान जिस पर, ध्यान रखिएगा, विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। विभव का वह ऋणात्मक मान, ऋणात्मक लिख लीजिएगा, विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। ये है हमारा निरोधी विभव। निरोधी विभव क्यों है निरोधी विभव, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर हमारा धारा क्या है, शून्य है, और ये कैसा है, ऋणात्मक, विभव का कैसा मान है, ऋणात्मक मान है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। और जैसे जैसे इसको बढ़ाने लगे तो हमारा धारा का मान धनात्मक मतलब बढ़ने लगा, धारा जीरो पर था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा, और विभव बढ़ाने पर, ठीक है, और जिस बिंदु पर धारा का मान बढ़ना बंद हो गया उस धारा को हम लोग बोलते हैं संतृप्त धारा, और जिस पर विभव पर हमारा धारा का मान शून्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, इधर सुनिएगा डियर स्टूडेंट, अब इधर सुनिएगा ध्यान से, केयरफुली, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगती है वी मैक्सिमम तक, शून्य से लेकर वी मैक्सिमम तक बढ़ती है, वी मैक्सिमम तक बढ़ती है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। किंतु निरोधी विभव, माना कि निरोधी विभव V जीरो है, क्या निरोधी विभव क्या है, V जीरो है, माना कि निरोधी विभव V जीरो है, तो निरोधी विभव पर प्रकाश फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसमें धारा, सबको पता है विभव, भैया निरोधी विभव कब कहते हैं, वह ऋणात्मक विभव जब प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है,
ठीक है, मतलब धारा का मान क्या है, शून्य है, तब हम उस विभव को, ऋणात्मक विभव को ही हम क्या बोलते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो धारा क्यों प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे हैं, आपका विभव इतना कम है। अब उसमें कितनों आप क्या करो, कितनों प्रकाश आपतित करवाओ, उसमें परावैक्निक किरणों में कितनों भी आपतित करवाइए, कोई मतलब नहीं है। यदि आपका विभव निरोधी विभव की इक्वल है, मतलब ऋणात्मक है, विभव कम है, बहुत कम है, तो आप कितनों ही प्रकाश आपतित करवाइए, आपका धारा प्रवाहित होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या है, एक निश्चित विभव की आवश्यकता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे इसमें प्रकाश पड़ता है, ठीक है जी, जैसे जैसे प्रकाश पड़ता है और एक निश्चित विभव रहती है, तो क्या होता है, उसमें से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो वेग है वो शून्य से लेकर वी मैक्सिमम तक बढ़ने लगता है। किंतु निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। ठीक है, यदि डियर स्टूडेंट, यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, फोटो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है हमारा m हो एवं गतिज ऊर्जा एवं वेग v मैक्सिमम हो, अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो, तब जो गतिज ऊर्जा होगी वो k मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक से k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, ठीक है, mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा, उन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस व्यंजक से दिया जाता है, k मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तब। निरोधी विभव, तो निरोधी विभव के समय क्या होगा, निरोधी विभव के समय प्रकाश में धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात निरोधी विभव के समय वह जो है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को रोक देता है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो, E हो, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E हो तथा निरोधी विभव V नॉट हो, तब हमारा डियर स्टूडेंट इसका जो है क्या हो जाएगा, इसकी ऊर्जा जो हो जाएगी EV नॉट हो जाएगी। तो इस प्रकार निरोधी विभव के समय हमारा K मैक्सिमम जो होगा वो EV नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो K मैक्सिमम का वैल्यू होता है 1/2 V मैक्सिमम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू EV नॉट। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए। तो इस व्यंजक से क्या स्पष्ट होता है वो महत्वपूर्ण है। इस व्यंजक से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के लिए आप कितना ज्यादा इसकी तीव्रता, समझ में आ रहा है मेरी बात, संख्या, निकलने की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। अब भी जस्ट इसके पूर्व में पढ़ा है वो क्या, तीव्रता का प्रभाव में हमने क्या देखा था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गतिज ऊर्जा में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन यदि यहाँ विभव नहीं है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएंगे मेरे भाई, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बस यहाँ से निकलेगा बस, लेकिन वो जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस काम करना चाहिए, एनोड पर जो है विभव होना चाहिए। अगर निरोधी विभव की इक्वल है तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो बिल्कुल भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, चाहे उस प्रकाश की तीव्रता कितनों भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई मेरी बातें सबको अच्छे से? वेरी गुड। आप लोग इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब आवृत्ति की प्रभाव। चलिए देखते हैं आवृत्ति का प्रभाव, तो कैसे इफेक्ट करता है आवृत्ति। डियर स्टूडेंट, होता क्या है सुनिए, हम इसी प्रयोग में देखेंगे, हॉलबॉक्स लिनार्ड प्रयोग में, क्या जो आने वाली परावैक्निक किरणें हैं, ठीक है, उसके सामने और कैथोड के सामने एक फिल्टर पत्र लगा देंगे और
जिनकी आने वाले प्रकाश की तीव्रता एक समान होगी, किंतु उसकी आवृत्ति को बदल सकते हैं। ठीक है, बदल बदल कर देखेंगे। तो होता क्या है, इसका फर्स्ट इफेक्ट ये होता है कि एक समान आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान समान होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत धारा का मान समान होता है। ठीक, समान होता है। दूसरा ये है डियर स्टूडेंट, क्या होता है जब आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाता है, किस चीज को? आवृत्ति को, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाता है तो तब निरोधी विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? निरोधी विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप हम जानते हैं कि मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। ठीक है, फलस्वरूप निरोधी विभव में वृद्धि होने के कारण फोटो इलेक्ट्रॉनों की अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? अब जब गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि हो जाएगी तो डेफिनेटली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। अब चाहे तो छोटा सा इस प्रकार से एक डायग्राम बना सकते हैं। V1 I1, ठीक है, धारा है, V2 I2, ये V3, या आवृत्ति कर दीजिए, धारा I1 I2 नहीं करके आवृत्ति कर दीजिए, न्यू1, ठीक है, न्यू2, अब तो यहां दिख ही नहीं रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, न्यू1 न्यू2 न्यू3, मतलब जैसे जैसे हमने लोगों ने तीव्रता बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाया, उसकी निरोधी विभव का मान भी बढ़ गया, और निरोधी विभव के मान की वृद्धि के साथ साथ उसका क्या होगा, क्या मैक्सिमम अर्थात गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। फलस्वरूप होगा क्या मेरे भाई, कि उसका प्रकाश विद्युत धारा भी जो है हमारा बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये किंतु एक कंडीशन लागू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इससे तो ये समझ में आ गया कि आवृत्ति क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है, या जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा जो है फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, और उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, तीव्रता का इफेक्ट नहीं होता है भैया गतिज ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनों का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितना ज्यादा तीव्रता होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा, इसमें वृद्धि कौन करता है, वो डिपेंड करता है प्रकाश की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। मेरी बात समझ में आ गई सबको? कि मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट। ओके, अब चलिए देखते हैं। किंतु किसी भी आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न नहीं होता, धारा नहीं बहती। ध्यान रखिए, हम यहाँ फिल्टर पत्र लगा करके मैं बताया कि आपका भिन्न आवृत्ति के प्रकाश के लिए हमने चेक किया, तो हमको ये पता चला कि जब एक न्यूनतम आवृत्ति के लिए आपतित होने वाले प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति के लिए ही प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव संपन्न होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न नहीं होता। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली। याद रखिएगा बच्चों, देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न होती है या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उस आवृत्ति को, आपतित होने वाले प्रकाश की उस आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। इसको शो किया जाता है न्यू नॉट से, देहली आवृत्ति, जिसकी हमारा कार्यफल को फाई नॉट से शो किए थे, वैसे ही देहली आवृत्ति को हम लोग शो करते हैं न्यू नॉट से। दैट्स क्लियर ना? सबको अच्छे से समझ में आ गया? अब हम देखने जा रहे हैं भैया एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या?
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियम और तरंग सिद्धांत की कमियां। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉन आता है भैया, आता है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियम, बिल्कुल बिल्कुल नियम पूरा चार्ट है मात्र, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है और आता है। सुनिए, इन नियमों को कौन किसने दिया था? लिनार्ड अपने प्रयोग के आधार पर, ठीक है, और मूलिकन, इन दोनों ने मिलकर इस जो है नियमों को दिया था। तो फर्स्ट नियम क्या है ये सुनिए। फर्स्ट नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाले, मैं लिख देता हूं पूरा, ठीक है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के, आप लोग लिख लेंगे पूरा, है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। ये वर्ड जरूर लिखेंगे, ठीक है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। फर्स्ट। सेकंड क्या है स्टूडेंट? सेकंड क्या है, सुनो भैया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तीव्रता के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। अब भी जस्ट हमने पूरा सब कुछ देखा है, प्रूफ किया था, ठीक है। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। आवृत्ति पर कैसे निर्भर करती है? आवृत्ति अधिक होने पर इसका निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। निरोधी विभव का मान बढ़ने के कारण फलस्वरूप उसका क्या होता है डियर स्टूडेंट? के मैक्सिमम, आप सबको पता है, के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू होता है EV, दैट इज इक्वल टू 1.2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, वेयर m इज mass of that particular electrons, v is velocity of electrons, ठीक है। ये वाला जो E है, V है, ये वेग नहीं है, ये आपका निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। E उसका आवेश है, उस इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो के मैक्सिमम किस पर निर्भर करता है? निरोधी विभव पर। और निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो आवृत्ति बढ़ाने के कारण निरोधी विभव बढ़ता है, फलस्वरूप उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो मुक्त होने वाले, किसी भी धातु की सतह से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, चलिए। तीसरा कुछ ऐसा है भाई, सुनिएगा, क्या है कि आपका जैसे ही किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होती है, वैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। यही वर्ड लिखना है आपको, जैसे ही किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित होते, प्रकाश आपतित होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य काल पश्चता, टाइम लैगिंग, काल पश्चता मैं समझाता हूं इस चीज को, पश्चता, टाइम लैग बहुत कम होती है, अत्यंत ही कम होती है। आप लोग लिखेंगे 10⁹ सेकंड। मतलब क्या है कि किसी धातु की सतह पर जैसे ही कोई प्रकाश आपतित होता है, वो तुरंत वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसके आने और जाने में, मतलब प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम लगती है, वो 10⁻9 सेकंड लगती है। सोच लो कितना कम है, 1 सेकंड उसका 10⁻9 गुना कम, बहुत कम समय, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, जिस आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। उस न्यूनतम आवृत्ति से कम
आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है डियर, तो ये 4 पॉइंट है आपके, ठीक है, जो नियम कहलाते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियम। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी में लगे हाथ क्या चीज, उसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रभाव की व्याख्या या आता है ये भी ना कि व्याख्या या तरंग सिद्धांत की कमी, तरंग सिद्धांत की कमियां, कमियां। तो ये क्या है ये देखते हैं, कमियां यही है। चारों को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें हमको कुछ कुछ त्रुटियां निकालनी है, कमी निकालनी है और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो फर्स्ट क्या है ये सुनिए, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट ऊपर देखिए क्या लिखे थे, उसको मत देखो, चलो छोड़ो इधर, मेरे मुझे देखो क्या होता है डियर स्टूडेंट। किसी भी आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, हम सब जानते हैं आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर उसका आयाम बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ने के फलस्वरूप उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अतः वह ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को मिलनी चाहिए जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, किंतु नियम क्या कहता है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की, सॉरी ये दूसरा नंबर क्या चीज आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। कि अच्छे से बोलूं ठीक, चलो सुनो फिर से। आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर उसके आयाम में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी जो उन धातु के सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला दोष है, कमी है, तरंग सिद्धांत की कमियां। ठीक है, ये पहला दोष है। तरंग सिद्धांत, अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार ये होता तो क्या होता भैया, ये साफ साफ दिख रहा है। तरंग सिद्धांत में हमने तरंग में पढ़ा भी है। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स में क्लास 10 सॉरी चैप्टर 10 में। ठीक है, कि आयाम बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ती, तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगा, तो फर्स्ट उसकी ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये तरंग सिद्धांत की कमी है। तरंग सिद्धांत के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आपतित होने गतिज ऊर्जा जो है केवल तीव्रता पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तीव्रता कितना भी हो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी। किसके अनुसार, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियम के अनुसार। मेरी बात समझ में आ गई, इस नियम के अनुसार। तो ये चीज है। सेकंड है मेरे डियर स्टूडेंट, क्या ये सुनिए, सेकंड ये कहता है कि आपका एक तीव्र प्रकाश के लिए ठीक है, जिसकी आवृत्ति कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। आपको ऐसे लिखना है, एक तीव्र प्रकाश, जब किसी धातु की सतह पर तीव्र प्रकाश आपतित किया जाता है, तीव्र प्रकाश मतलब उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा, तीव्र प्रकाश आपतित किया जाता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक निश्चित एवं न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तीव्रता कितना ज्यादा हो, कितनी भी ज्यादा हो, अगर उसमें आवृत्ति नहीं है, कम आवृत्ति है, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये भी तरंग सिद्धांत की दूसरी कमी है। ठीक है जी, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तीव्रता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का नियम कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का नियम कहता है कि एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये सेकंड है, इसकी व्याख्या है मेरे भाई, और इसकी कमी है। समझ में आया? तीसरा ये है कि देखो यार, पर इसका नियम कहता है, तरंग सिद्धांत की कमी है, और इसकी व्याख्या ये कहती है कि जैसे ही कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होती है, जिसके कारण तो ही हमारा जो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो उस प्रकाश में क्या होती है, कुछ ऊर्जा होती है। तो
हमारा ये नियम कहता है टाइम लैग, ठीक है। क्या कहता है कि जैसे ही कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन तत्काल तुरंत बिना काल पश्चाता के, काल पश्चाता मतलब टाइम लिए, बिना समय गंवाए, बिना समय लिए ही वो उत्सर्जित हो जाते हैं। और यहाँ टाइम लैग कितना होता है 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब बहुत कम समय लेता है। जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये कौन कहता है? नियम कहता है। लेकिन इसकी कमी क्या है, इसका व्याख्या ऐसे कर सकते हो कि भैया मेरे जब किसी इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित प्रकाश पड़ेगा तो ये तुरंत ये नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके संपर्क में सब के सब हम सब जानते हैं, ठीक है, हमने ठोस पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में ठोस पढ़ रखा है, और हम सब जानते हैं कि ये एकदम क्लोज्ड पैकिंग होते हैं, अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। किसी भी ठोस में, धातु में उसके परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो जब स्पर्श कर रहे हैं तो इसका जो है, इसको जो मिलने वाली ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा इसको ट्रांसफर होगा और इसको ट्रांसफर होगा, और इससे इसको ट्रांसफर होगा, मतलब पूरा जो है उस ठोस में ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक लोहे के रॉड को जब हम लोग आगे के संपर्क में रखते हैं तो उसका एनर्जी उस एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर हो जाता है, होता है कि नहीं? रीजन क्या है? क्योंकि उसके जो है परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं और क्लोज्ड पैकिंग होते हैं, है कि नहीं है? तो इसी प्रकार इनका भी कहना है कि जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो तत्काल ही उत्सर्जित हो जाता है, नियम कहता है। लेकिन ये इसकी व्याख्या में इसको विरोध किया जाता है कि ऐसे आप लोग लिखेंगे, जब किसी ठोस धातु के सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह उसकी ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होती है, जिससे उसके संपर्क में रखे सभी इलेक्ट्रॉनों को वह ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अतः इस पर कुछ समय लगना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कमी है, ठीक है जी, तरंग सिद्धांत की कमी है। ओके, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन तुरंत कैसे निकलेगा मेरे भाई? हाँ ठीक है, तो ये है। तो बस स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और कल के क्लास में देखेंगे आइंस्टाइन का समीकरण। पूरा आइंस्टाइन ने जितना भी आपका इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इक्वेशंस दिए हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, उन सबको हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।